एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड चैप्टर। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इज द पार्ट 5 ऑफ द वीडियो। ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोडेड है एंड आपने देख लिए होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं इसमें न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स, यानी कि हमने ऑलरेडी नॉन ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के 2 पार्ट्स हमने कर लिए थे और उसके अंदर भी हमने इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। बट अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट आर द न्यू थ्रेट्स जो आ रहे हैं, नए नए जो अभी आए हैं, वो विद अ स्पेशल फोकस ऑन टेररिज्म, क्योंकि टेररिज्म वन ऑफ द वेरी स्टार इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इसका, बिकॉज इसको अलग से एड्रेस किया गया है हमारे सिलेबस में। सी दिस इज योर सिलेबस ऑलरेडी, मीनिंग एंड टाइप ऑफ टेररिज्म को अलग से लिखा गया है। ऑल्सो टेररिज्म में कुछ अपडेट्स दिए हैं NCERT में जो आपकी बुक्स में अभी अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन दीज विल कम इन द एग्जामिनेशन सम ऑफ द अपडेट्स, तो वो भी हम लोग आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेररिज्म की अगर बात करें तो हम सब आज ना कल टेररिस्ट अटैक या फिर टेररिज्म के विक्टिम है। इवन इंडिया इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। तो टेररिज्म क्या है? पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट्स द सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिफिमेटली, यानी कि ये वायलेंस किस नेचर का है? पॉलिटिकल वायलेंस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में वो जो है पॉलिटिकल वायलेंस मीन्स जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनका मेन मकसद होता है कि जो पॉलिटिक्स है उस कंट्री की, जो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है या पॉलिटिकल कंडीशन है, उसको चेंज करें। यानी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है चले, यानी कि वो एक्चुअली में टेररिस्ट अटैक्स करके सिविलियंस को टारगेट करते हैं डेलिबरेटली, जानबूझकर। सिविलियंस, आम आदमी, निर्दोष लोगों को जो है टारगेट बनाते हैं अपना और वायलेंस करते हैं, उन्हें इंज्योर करते हैं, सो दैट वो पीपल को टेरराइज करके एक्चुअली में गवर्नमेंट जो है वहाँ की नेशनल गवर्नमेंट या अदर पार्टीज उनसे अपनी डिमांड्स को पूरा करवा पाए। यानी कि इनडायरेक्टली सिविलियंस के ऊपर जो है गन लगा के दे रियली वांटेड टू मेक देयर डिमांड्स फुलफिल फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि असली टारगेट नेशनल गवर्नमेंट होती है। इंटरनेशनल टेररिज्म में क्या होता है? जब किसी भी एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री के सिटीजन्स उस अटैक में जुड़े होंगे तो जो है इंटरनेशनल टेररिज्म हो जाता है। कई टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि अटैक करते हैं तो जिसके अंदर जो है इफेक्ट हो जाते हैं दो से अधिक लोग। मान लीजिए बॉम्ब गिराया गया, उससे दोनों या आसपास की सभी कंट्रीज इफेक्टेड हुई, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल टेररिज्म। क्लासिक केस टेररिज्म का ये हो सकता है कि प्लेन्स को हाईजैक कर दिया, बॉम्ब्स लगा दिए ट्रेन, कैफेज, मार्केट और भीड़ वाली इलाकों में, क्राउडेड प्लेसेस में। सबसे जो है माना जाता है एक अटैक, बहुत ही फेमस अटैक है टेररिस्ट अटैक 9/11 का। ऑलरेडी वी हैव डन दिस इन द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर, बट इफ यू हैव नॉट डन इट सो यू कैन जस्ट काइंडली डू इट बिकॉज इट वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू गाइस, ठीक है। तो इस 11 सितंबर में क्या हुआ था कि टेररिस्ट ने एक्चुअली में जो है 3 प्लेन्स को हाईजैक कर लिया था और उन प्लेन्स को 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो है USA की उसके अंदर जो है क्रैश करवा दिया था, जिससे बहुत सारे लोगों की थाउजेंड्स में लोगों की जो है डेथ हो गई थी। इट इज़ वन ऑफ द वेरी बिग एंड वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट हिटिंग टेररिस्ट अटैक ऑन द USA। जब ये 9/11 का अटैक हुआ उसके बाद हमें समझ में आया कि अच्छा, टेररिज्म कैन ऑल्सो बी अ न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट। एंड ऑल्सो पास में बहुत सारे टेरर अटैक्स जो है वो मिडिल ईस्ट, यूरोप, लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया में भी हो चुके हैं। साउथ एशिया में तो हो ही चुके हैं। हमारे खुद इंडिया में 26 नवंबर 2008 बॉम्बे में जो बम फटे थे। तो ऑल दीज आर द थिंग्स, ठीक है ना। दिस इज़ अ कार्टून। ये देखो, मैड्रिड से अराइव हो चुकी है, लंदन से अराइव हो चुकी है, मुंबई से अराइव हो चुकी है। नेक्स्ट ट्रेन कौन सी है? टेकिंग द ट्रेन। अब ये क्या है? ये देखिए, ऐसे ही ये टेररिस्ट होते हैं जो कि आम आदमी की तरह ट्रेन के थ्रू टेररिज्म फैलाते हैं। वही मैंने बोला, वन ऑफ द मेथड फॉर द टेररिज्म फैलाने के लिए इज़ द ट्रेन में बॉम्ब लगाना। तो इट इज़ वन ऑफ, ये टेररिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ही इज़ टेकिंग द ट्रेन एंड ही इज़ एक्चुअली प्लानिंग द बॉम्बिंग ऑन द ट्रेन और समथिंग लाइक दैट। तो ये जो एक टेररिस्ट अटैक होता है वो इसी तरीके से होता है। नोबडी इज़ एबल टू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड ट्रेन इज़ अ वन सोर्स और अ मीडियम, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ देर आर सम अपडेट्स विच आर देयर, मे बी वीडियोज़ अपडेट नहीं हुई हैं, आने वाले टाइम में हो जाएंगे। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो किए गए हैं 2022 ईयर में, जो कि आगे कंटिन्यू जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। इसमें अगर कोई चेंजेस होंगे तो आपको यहाँ वो भी अपडेट मिल जाएगा। तो टेररिज्म जो है इसको बोला गया है, क्या डिफाइन किया गया? इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक यूज ऑफ ब्रूटल वायलेंस दैट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन सोसाइटी। इट इज़ यूज फॉर मेनी पर्पजेज, वेरी प्रोमिनेंटली द पॉलिटिको रिलीजियस पर्पजेज। तो यहाँ पर एक
फिर से जो है इसको डिफाइन किया है NCERT ने कि सिस्टमैटिकली जब आप ब्रूटल वायलेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन सिस्टमैटिकली पूरे प्लान्ड वे में, एक होता है आपने वायलेंस किया, एक होता है प्लानिंग के साथ वायलेंस किया, तो दैट कम्स इन द टेररिज्म। ऑल्सो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, फियर इन द सोसाइटी, और बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं इसके पीछे, पॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, बट मेनी अ टाइम्स रिलीजियस इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अभी तक आपकी बुक में पॉलिटिकल पर्पस लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर रिलीजियस पर्पस को भी ये लोग बोल रहे हैं। 3 ब्रॉड मीनिंग्स आपको टेररिज्म के दिखाए गए हैं। सबसे पहला सिस्टमैटिक यूज़ ऑफ टेरर, ऑफन वायलेंट, स्पेशली एज अ मीन्स ऑफ कोअर्जन, एज अ फोर्स। अगर आप टेरर को यूज़ कर रहे हैं तो फोर्सफुली आपकी बातें मनवाने के लिए, दैट इज टेररिज्म। नेक्स्ट, वायलेंट एक्ट्स विच आर इंटेंडेड टू क्रिएट द फियर are penetrated for a religious, political or ideological and deliberately target or disregard the safety of the non-combatants। यानी कि ऐसे violent acts जो कि जिनका मकसद क्या है, या तो क्रिएट करना फियर, या फिर कोई रिलीजियस, पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल गोल होगा। क्या पता वो कोई गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते हो, क्या पता वो किसी रिलीजन की सुप्रीमेसी को प्रूव करना चाहते हो, या किसी आइडियोलॉजी को लेकर उन्हें प्रॉब्लम हो, जेंडर इक्वलिटी को फॉर एग्जाम्पल लेकर उन्हें प्रॉब्लम, तो कुछ भी हो सकता है। प्लस जो डेलिब्रेटली का मतलब क्या होता है, डेलिब्रेटली मतलब जानबूझकर जो है टारगेट करें या डिसरिगार्ड करें सिविलियंस को, कि हमेशा, जैसा कि आपको पिछले अभी बताया गया कि सिविलियंस को ही मेन टारगेट बनाया जाता है। प्लस अनलॉफुल वायलेंस एंड वॉर को भी हम लोग बोल देते हैं, जब लॉ के खिलाफ जाकर हम ऐसा कुछ करते हैं तो टेररिज्म। ठीक है, अब कोई भी ऐसा सिंगल नेशन नहीं है जो टेररिज्म से सफ़र नहीं करता। ऑलमोस्ट इन वन और द अदर वे एवरीबडी इज़ फेसिंग द टेररिज्म इन, या ये होगा या ये केस होगा या ये केस होगा, राइट। बट कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने टेररिज्म जो ऐसा मानती हैं, अब ये स्पेशली पॉइंट लिखा गया है अपडेट में, तो इसको समझिए, इस पर ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, तो स्टार समझ के इस बात को समझिए। तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो टेररिज्म में डिवाइड कर देती है कि टेररिज्म एक गुड टेररिज्म होता है और बैड टेररिज्म होता है, लेकिन एक्चुअली में इंडिया का जो व्यू पॉइंट है इससे काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया ने इस टाइप की डिस्टिंक्शन को जो है डिनाई किया है, हमेशा इस डिस्टिंक्शन को बोला है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए बोला है कि टेररिज्म कभी भी गुड या बैड नहीं हो सकता है, टेररिज्म ऑलवेज बैड ही रहेगा। इनका मतलब ये है कि कोई भी किसी प्रकार का टेररिज्म अगर आप कर रहे हैं वो कभी भी किसी भी नेचर में गुड नहीं है। अगर आप सिविलियंस को हार्म करें, ऑब्वियसली ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और जल्द से जल्द हमें जो है इस ग्लोबल प्रॉब्लम को, टेररिज्म की प्रॉब्लम को हटाना चाहिए। प्लस जस्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमारी कंट्री इंडिया इज़ वेरी मच take a stand when it comes to terrorism, right, because we are a victim of. Next is the human rights. अब human rights को, next is the human rights। अब human rights को भी violate करना या human rights का जो है violation होना, ये भी एक नए तरीके का थ्रेट है जो कि नॉन ट्रेडिशनल में आ जाता है। नॉन ट्रेडिशनल में हमने क्या किया है, यू ऑलरेडी नो इट, कि बियॉन्ड द स्टेट अगर हम जाकर इंडिविजुअल की बात करें तो ह्यूमन राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट। अब ह्यूमन राइट्स को आजकल 3 टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहले होते हैं पॉलिटिकल राइट्स, जो हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में मदद करते हैं कि हम फ्रीली हर तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो चाहे असेंबली हो। फिर सेकेंड टाइप हो जाता है इकोनॉमिक सोशल राइट्स, ये इंश्योर करते हैं जो हमारी बेसिक मिनिमम नीड्स हैं वो मेट हो जाएं, जैसे सभी को राइट टू वेज, राइट टू हेल्थ, एजुकेशन, ये सब दिया जाता है। थर्ड टाइप हो जाती है राइट्स ऑफ कॉलोनाइज पीपल और एथनिक और इंडिजीनियस माइनॉरिटीज़, ठीक है। अब इस तरीके के डिवीज़न पे बहुत ही ज़्यादा एग्रीमेंट है, लेकिन एक चीज़ में हमेशा से कन्फ्यूजन रही है कि कौन से ऐसे सेट ऑफ राइट्स हैं जिनको यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की तरह डिक्लेयर कर दिया जाए। काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स कंट्रीज़ में दिख जाएंगे जहाँ पर ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है और उससे भी जो है हमारी सिक्योरिटी थ्रेट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 1919 से इराक इन्वेजन, कुवैत का सुना होगा, गल्फ वॉर, ओके। तो गल्फ वॉर टॉपिक पे ऑलरेडी आपकी वीडियो बनी हुई है, मे बी इन द चैप्टर, विच चैप्टर इट इज़ आई गेस इन द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी ओनली टॉपिक है आपका गल्फ वॉर, और मैंने इसमें फर्स्ट गल्फ वॉर एंड सेकेंड गल्फ वॉर पे वीडियो बनाई हुई है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट प्लीज सी इट। सो दोस्त नो, आपको पता है कि कुवैत ने इराक पे इन्वेड किया था, कितने सारे लोग मरे थे, ह्यूमन राइट्स का कितना जो है हुआ था, जेनोसाइड। अगर आप अपने ही लोग के जो है प्रति अगर आप जेनोसाइड कर रही हैं
तो आप मास किलिंग कर रहे हैं लोगों की, जैसे मैंने आपको बताया भी है इन द प्रीवियस वीडियोस व्हाट इज़ जेनोसाइड, तो वो भी एक तरीके का जो है थ्रेट ही है सिक्योरिटी को। प्लस जो इंडोनेशिया की मिलिट्री ने ईस्ट तिमोर के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था, वो उनके ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है, एंड एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन भी आजकल थ्रेट बन चुका है टू द सिक्योरिटी। एंड ये सारे जो है ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ हैं, और ये भी एक नए सोर्स ऑफ थ्रेट है। प्लस जो आर्ग्यू करते हैं कि यूएन चार्टर जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पावर देता है कि अगर किसी का ह्यूमन राइट्स जो है वॉयलेट होता है तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वायलेंस या फिर जो है वी हैव द राइट कि देन वी कैन रेज अ वॉर अगेंस्ट देम और वी कैन यूज़ द वायलेंस टू स्टॉप देम। तो ये बोलते हैं कि एक्चुअली में पावरफुल स्टेट्स के नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो करते हैं। मान लीजिए कोई पावरफुल स्टेट है तो यूनाइटेड नेशन की इनइफेक्टिवनेस हम सब ने की है। इफ़ यू हैव नॉट सीन द यूनाइटेड नेशन वीडियो तो उसमें बना हुआ है, मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन किस तरीके से इनइफेक्टिव है। तो जो भी पावरफुल स्टेट्स हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए जब उन्हें लगता है ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करते हैं और जब उन्हें लगता है ह्यूमन राइट्स का स्टैंड लेते हैं। तो एज सच जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई ऐसा यूनाइटेड नेशन कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन, बट अभी रिसेंटली इट इज़ नॉट देयर। तो उन्हें लगता है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर को और ज़्यादा पावर्स दी जाए ताकि इस तरीके के ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ को रोका जा सके। तो दिस इज़ पिक्चर जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरीबडी इज़ बिजी, नोबडी इज़ पेइंग अटेंशन ऑन दिस पुअर, extremely poor, impoverished person sitting behind. He doesn't exist. So this is what is happening. Human rights के basic human rights. What are the human rights? Human rights are the things which question can come, are the rights which are very necessary for the existence of the human being, for the human to live a very dignified life, a meaningful life, a purposeful life, a life in which he can develop his potentialities, pursue his talent. तो वो होता है ह्यूमन राइट। अब यहाँ पर इसकी बेसिक नीड जो है, एक खाना की, फूड की, शेल्टर की, मकान की, कपड़ों की, बेसिक वाटर, ये सब भी फुलफिल नहीं हो रहा है। इसके जो है ग्रॉस ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है। थर्ड चीज़ जो एक नया थ्रेट बनकर आ चुकी है, टेररिज्म तो एक नया थ्रेट है ही आज की ज़माने में सिक्योरिटी में, ह्यूमन राइट्स के एब्यूज़ भी सेकेंड टाइप ऑफ नया सोर्स ऑफ थ्रेट आया है। प्लस ग्लोबल पॉवर्टी भी आजकल जो है नया सोर्स ऑफ थ्रेट बनता जा रहा है। इकोनॉमिकली अगर आप पुअर हैं तो भी इट इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से कंट्रीज़ की सिक्योरिटी जो है वो सफ़र कर रही है, एंड लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं। ग्लोबल जो पॉवर्टी है वो एक अनदर सोर्स है इनसिक्योरिटी का। आज आप देखिए 760 करोड़ पॉपुलेशन है, मोर देन 760 करोड़, वी आर गोइंग टू रीच 8 बिलियन सून। सो वो ऑलमोस्ट बाय मिड 21st सेंचुरी 1000 करोड़ हो जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट 10 बिलियन हो जाएगी। अभी भी हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 6 कंट्रीज़ में ग्रो कर रही है, दैट इज़ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। ठीक है, उसमें भी आप देखिए जो वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनके अंदर नेक्स्ट 50 ईयर्स में पॉपुलेशन जो है वो ट्रिपल होने वाली है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ पुअर कंट्रीज़ में हो रही है। वेराज रिच कंट्री, आपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ी होगी इन द ज्योग्राफी क्लास 12th, ह्यूमन ज्योग्राफी जिनके पास है, एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डू सो फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर वी गोना स्टार्ट आवर ज्योग्राफी lessons on this very channel, so we're gonna also cover that. Plus if there is something a hard chapter you're not able to get it out of all the humanities syllabus, you can also message me on the Telegram. I'll try to complete or make a video on all those hard topics. तो हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ी हुई थी, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है वैसे वैसे उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाती है। तो वही बात इसके अंदर भी वही लॉजिक लगा है कि जैसे जैसे जितनी पुअर कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो, अब आप पूछिए पॉपुलेशन क्यों बनी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज टोल्ड कि पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस एंड यू हैव द आंसर ऑफ एवरी वाइड टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट दैट वहाँ के लोग अभी उतने ज़्यादा जो है एजुकेशन या लिटरेसी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, हेल्थ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, दे डू नॉट नो अबाउट ऑल द फैमिली प्लानिंग थिंग्स एंड ऑल, सो दैट इज़ वाई उनके पॉपुलेशन जो है वो बिकॉज ऑफ द शेयर इलिटरेसी इट इज़ इंक्रीजिंग राइट नेक्स्ट 50 ईयर्स में। और इससे क्या हो रहा है, पुअर लोग जो है, यानी कि एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हैव ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वेल्थ एंड लार्ज पोर्शन पीपल आर लिविंग ऑन द 10% ऑफ द मनी। सो पॉवर्टी के कारण जो है लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग। इसकी वजह से क्या होता है, जो हाई पर कैपिटा इनकम वाली कंट्री है एंड लो पॉपुलेशन ग्रोथ वाली कंट्री है वो रिच होती जाती हैं,
और ज़्यादा रिच होती जाती है, लेकिन वेराज जो लो इनकम वाली कंट्री है, जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो जो है और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। जैसे ग्लोबल पॉवर्टी भी आज एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ थ्रेट बन चुका है। एंड ये जो गैप है, यही रीज़न है देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न कंट्रीज द वर्ल्ड। साउथ में डिस्पैरिटीज़ जो है वो और ज़्यादा शार्प हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारी जो है कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मैनेज कर लिया कि भाई हाँ, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ कम कर दी है और अपनी इनकम को रेज कर दिया, वेराज अदर्स जो है दे हैव नॉट बीन एबल टू डू सो। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट जो है वो सब सहारन अफ्रीका में होते हैं। क्यों सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट सब सहारन अफ्रीका में होते हैं? क्योंकि ये पुअरेस्ट रीजन है पूरे वर्ल्ड का, एंड 21st सेंचुरी में और ज़्यादा लोग इस वॉर में किल हो जाएंगे। ये वॉर्स क्यों होती है? द रीज़न इज़ पॉवर्टी ओनली। इफ़ देयर इज़ अ पुअर रिसोर्सेज, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज को हर कोई लेना चाहेगा। फॉर एग्जांपल, वाटर एक रिसोर्स है ना, तो अगर वाटर हमारे पास लिमिटेड है तो सारे इस वाटर के लिए लड़ाई करेंगे, एंड बिकॉज आपकी पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है तो द पीपल विल बी ह्यूजली इन्वॉल्व इन ऑल दोज कन्फ्लिक्ट, एंड उस कन्फ्लिक्ट की वजह से जो लाइव लॉस होंगी वो जो है सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इस तरीके से आपको पूरा मैकेनिज्म समझ आ गया कैसे ग्लोबल पॉवर्टी एक थ्रेट है। हमें मेन मोटिव यही है कि हम पॉवर्टी कैसे एक थ्रेट है उसको समझें, राइट। एंड साउथ में जो है इस पॉवर्टी की वजह से एक और इशू आ गया है, दैट इज़ लार्ज स्केल माइग्रेशन। लोग पुअर, जहाँ पर पुअर रिसोर्सेज हैं, उस कंट्री से किस कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच रिसोर्सेज हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बहुत सारे जो है लोग माइग्रेट कर देते हैं बेटर लाइफ की जो है इच्छा में, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो वो जो है सदर्न हेमिस्फीयर, मान लीजिए आपका अर्थ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर से लोग सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहे हैं, राइट। इससे जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शंस बन चुके हैं, राइट। एंड इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म्स जो है डिफरेंस रखता है माइग्रेंट्स के बीच में और रेफ्यूजीज़ के बीच में। अब ये माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है? मार्केट इज़ अ रियली स्टार क्वेश्चन बिकॉज इट गोना बी आस्क्ड, बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑल्सो लाइफ टाइम क्वेश्चन। यू शुड नो कि माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज़ में क्या डिफरेंस है। देखिए, माइग्रेंट्स क्या होते हैं? जो कि अपनी मर्जी से अपनी होम कंट्रीज़ को छोड़कर चले जाते हैं। रेफ्यूजीज़ जो है जो फोर्सफुली उन्हें जो है अपनी कंट्रीज़ को छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वॉर हो रहे हैं, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ चुका है या कोई भी परसिक्यूशन हो रहा है, तो वो जो है इलीगली, अब जो रेफ्यूजीज़ होते हैं वो इलीगली करते हैं और जो माइग्रेंट्स होते हैं वो सारा कुछ लीगली जो है जाकर करते हैं। वैसे तो स्टेट्स या फिर कंट्रीज़ को जनरली यही बोला जाता है कि आपको रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, लेकिन माइग्रेंट्स में ऐसा ऑप्शन नहीं है। कंट्री हैज़ अ फुल राइट कि वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग या माइग्रेशन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ़ माइग्रेंट्स अपने उसमें लेना चाहती है, क्योंकि अगर वो भी बाहर की कंट्री से बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स ले लेंगे तो ऑब्वियसली उनका भी क्या होगा, उनकी भी तो जॉब्स लिमिटेड है, वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी तो जॉब्स देनी है ना। सो दैट इज़ अ थिंग। तो इस हिसाब से जो है इंटरनली डिस्प्लेस पीपल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कश्मीर पंडित में, अभी कश्मीर फाइल्स मूवी एवरीबडी वुड हैव सीन, सो दैट इज़ वॉट, बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, बिकॉज ऑफ द फियर, कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर वैली से भाग गए थे इन अर्ली 1990s। ये क्या है? ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी या इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, यानी कि कोई तो ऐसे होते हैं जो कि एक्सटर्नली, ठीक है, अपनी कंट्री में से जा रहे हैं एज अ माइग्रेंट, वॉलेंटरी अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ अदर रीजन रेफ्यूजी फोर्सफुली आए हैं। इन कुछ जो है अपनी कंट्री में ही इंटरनली डिस्प्लेस होते रहते हैं, बिकॉज जिस जगह पे वो गए हैं उस जगह पे द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर देम। तो ग्लोबल पॉवर्टी एक और चीज़ की तरफ हमें लेके जाता है, विच इज़ लार्ज स्केल माइग्रेशन। आई हैव टोल्ड यू हाउ द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स ऑफ पुअर रिसोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट। नाउ वेयर द वर्ल्ड डिस्प्लेस पीपल आर बीइंग होस्टेड, तो कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड के पूरे डिस्प्लेस पीपल हैं, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो लोगों को अपने अंदर ले रही हैं, जो भी डिस्प्लेस होकर आए हैं किसी भी कंट्री में? तो अमेरिका 16% लेते हैं, एशियन पैसिफिक 11%, अफ्रीका 30%, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका 26% और 17 यूरोप। सबसे ज़्यादा अफ्रीका ले रहे हैं, लेकिन आप देखें सबसे ज़्यादा पुअर भी अभी तक ये अफ्रीका ही है। तो या 1919 से लेकर 1995 तक 70 स्टेट्स जो है वो 93 वॉर्स उन्होंने लड़े हैं। 70 स्टेट्स दे वर इन्वॉल्व इन 93 वॉर्स, जिसमें ऑलमोस्ट 55 लाख पीपल लोगों की मौत हो चुकी है।
इसलिए जो है इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूरी कम्युनिटीज़ जो हैं वो फोर्स हो जाती हैं कि वो माइग्रेट करें, बिकॉज मे बी उनकी लाइफ को ख़तरा है, मे बी उन्हें वायलेंस से डर लगता है, या फिर उनकी लाइवलीहुड्स वहाँ पर रुक चुकी हैं, या उनकी आइडेंटिटीज़ को लेकर जो है उनसे जो है हरासमेंट वो फेस कर रहे हैं। कनेक्शन दिखता है वॉर्स में और रेफ्यूजी माइग्रेशन में। ऑलमोस्ट 60 रेफ्यूजी, अगर 3 आउट ऑफ 60 जो है, हर 60 रेफ्यूजीज में से 3 लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वो डिस्प्लेसमेंट सोर्स ऑफ थ्रेट हमारा हो जाता है। हेल्थ एपिडेमिक्स, कोविड-19 इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। तो काफ़ी सारे ऐसे हेल्थ एपिडेमिक्स भी होते हैं जिसके कारण बहुत सारे लोगों को सफ़र करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती हैं, और ये सिक्योरिटी पर बात आ जाती है, जैसे कुछ HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स। इवन जो कोविड-19 था, इट वाज वन ऑफ द सब टाइप ऑफ सार्स ओनली, इट वाज अ काइंड ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ओनली, इसलिए इसको सार्स कोविड भी बोला जाता था कई जगहों पे, SARS-CoV-2 ऐसे करके। सो ये जो है रैपिडली एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक फैलते हैं बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, बिजनेस, टूरिज्म या मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से, एंड इस कारण भी बहुत सारे लोगों को जो है सफ़र करना पड़ता है। अब ये कंट्री की कितनी वो टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से वो हेल्थ एपिडेमिक को मिटिगेट करने में या फिर प्रिवेंट करने में या फिर उसको हैंडल करती है, तो वो डिसाइड करेगा कि क्या वो एक थ्रेट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2003 में HIV एड्स जो है वो वर्ल्ड वाइड फैल चुका था। ऑलमोस्ट 4 करोड़ लोग इससे इन्फेक्ट हुए थे, जिसमें से 66.66% जो है ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली अफ्रीका के लोग थे, ऑलमोस्ट 25% साउथ एशिया से थे। वेयर आज जो नॉर्थ अमेरिका और अदर इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी वहाँ पर हुआ तो, लेकिन डेथ रेट बहुत ही कम था। द रीज़न इज़ दैट कि वहाँ पर बहुत ही जो है टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप थी, तो उन्होंने न्यू ड्रग थेरेपीज़ जो है ऑलरेडी इम्प्रूव कर दी थी। लेकिन क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, इस कारण जो पुअर रीजन्स है जैसे अफ्रीका वगैरह वो जो है इसको यूज़ नहीं कर पाई थी, एंड दैट वाज अ मेन रीज़न कि वो आज भी बैकवर्ड एंड डीपर पॉवर्टी में है। तो एक तरीके से वो आज भी इनसिक्योरिटी में जी रहा है। अब इनसिक्योरिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है। हेल्थ, अगर आप एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पा रहे तो वो भी एक तरीके से एक इनसिक्योरिटी ही है। तो इस तरीके से हेल्थ एपिडेमिक जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी सिक्योरिटी को, राइट। और भी बहुत सारे जो है न्यूली एंड पुअरली अंडरस्टूड डिसीजेस जैसे कि इबोला वायरस, हंता वायरस, हेपेटाइटिस बी, ये सब भी इमर्ज हुए हैं। प्लस कुछ ओल्ड डिजीजेस भी हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू फीवर, कोलेरा, जो कि एक्चुअली में आजकल जो है वो ड्रग रेसिस्टेंट हो चुके हैं, इसलिए उनको जो है ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ड्रग रेसिस्टेंट मतलब कि मान लीजिए अभी आपको पता है जो कोविड-19 या इस तरीके के नए वायरसेस आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? वैसे इट्स इन आउट ऑफ द सिलेबस, बट आई ऑलवेज वांट माय चिल्ड्रन टू गो बाय National Education Policy 2020 and go by very logical things. So you have to not learn anything, you know the rational behind everything. So my aim is that. तो देखिए क्या होता है ABM एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस और ABR एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, दिस इज़ व्हाट ये जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज अगर हम नए वायरसेस देख रहे हैं, कभी SARS-CoV-2 आ जाता है, कभी इसकी थर्ड वेव, फोर्थ वेव। तो मेन रीज़न है कई बार क्या होता है ना, हम एक दवाई खाते हैं, ठीक है, इसके अंदर मेन रेशनल या रीजन क्या होता है कि अगर हम एक दवाई, एक ड्रग लेते हैं, ड्रग डजंट मीन द ड्रग, द इलीगल ड्रग्स, द लीगल ड्रग्स विच आर यूज्ड टू मेक द मेडिसिन, राइट। तो ये जो हमारी ड्रग हमने ली या फिर कोई हमने एक मेडिसिन ली, एंटीबायोटिक ले ली, अब हमने इतनी ज़्यादा उसको यूज़ करने लग गए, कुछ भी हुआ सर दर्द, एंटीबायोटिक, ये बायोटिक, कि अब जो है उस जो जर्म्स हैं या जो हमारा कोई भी है द थिंग जो हमारी डिजीज़ कॉज कर रहा है, वो जो बैक्टीरिया हैं अब या फिर जो भी हैं, अब उन्हें आदत हो गई ऑफ द ड्रग जो आप उन्हें दे रहे हैं, ठीक है। एंड अब इतनी ज़्यादा आदत हो गई कि उसी में कई ऐसे बैक्टीरियाज हो गए जो कि उन्होंने अडेप्ट कर लिया अपने आप को, एंड दे स्टार्टेड कि उन पर अब जो है इस ड्रग का असर पड़ना ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्हें जो है अब इस ड्रग से एस्केप होना आ गया था, अब इस ड्रग्स को जो है से फाइट करना आ गया था, एंड दैट इज़ वाई अब जो है उस ड्रग का असर इस पर होना बंद हो गया। तो यही होता है ना कि किसी को भी इतनी ज़्यादा अगर आप ओवरडोज दे देंगे तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो जो है दवाई आपकी काम करनी बंद कर देगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया है अब उसको एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड दैट अब वो रेसिस्टेंट हो चुका है, ठीक है। अब वो उससे बुलेट प्रूफ जैकेट उसने पहन लिया, अब आपकी बुलेट का कोई असर उस पर
नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जिससे हमें ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर हमें उसके लिए कोई नया ड्रग ढूंढना पड़ेगा जिससे वो फेमिलियर नहीं है, जिसे वो नहीं जानता है, ठीक है, जिसे कीटाणु नहीं जानते हैं। चलिए आगे देखिए, एपिडेमिक्स का जो है अगर एनिमल्स में फैल जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली भी कंट्री को लॉस होता है, उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी स्टेक पर आ जाती है, ठीक है। 1990s के बाद से ब्रिटेन में बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इनकम लग गए हैं टू स्टॉप द आउटब्रेक ऑफ मैड काउ डिजीज़ या फिर बर्ड फ्लू डिजीज़ के कारण बहुत टाइम जो है पोल्ट्री यानी कि जहाँ पर हैंस वगैरह को, मुर्गियों को जो है चिकन वगैरह, जहाँ से चिकन बनाने के लिए पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं लोग, बहुत सारी मुर्गियों को पालते हैं देन उसको बेचते हैं। तो दिस इज़ देयर, इसके कारण जो है पोल्ट्रीज बंद करनी पड़ी है बिकॉज बर्ड फ्लू जो है वो बर्ड्स में फैल रहा था। तो इसकी वजह से बर्ड्स को जो है मुर्गी घरों को बंद करना पड़ा, उससे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ में। तो ये एपिडेमिक्स यही जो है एक्चुअली में ये भी इंडिकेट करते हैं कि आज की डेट में जो डिफरेंट कंट्रीज़ है वो आपस में कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है ना। तो इस तरीके के जो हेल्थ एपिडेमिक्स होते हैं इंटरनेशनल कॉपरेशन से ही होंगे। अब देखिए लंपी डिजीज़ आजकल जो है 2022 की बात कर रही हूँ, काउज में बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, राइट। तो इसके कारण इकोनॉमिकली जो डेयरी फार्मिंग है उससे जो हमारी कंट्री को पैसा मिल सकता था तो वो अभी भी लॉस हो रहा है ना। तो द ओनली थिंग दैट वी कैन डू लाइक कोविड-19 ऑल्सो इज़ दैट जब तक एक कंट्री भी नहीं करेगी तब तक सारी कंट्री सेफ़ नहीं होंगी। सो यू आर सेफ टिल एवरीवन इज सेफ। एपिडेमिक्स में या फिर हम डिजीज़ को यूज़ करते, ये नहीं है कि सिक्योरिटी में कोई भी छोटी मोटी डिजीज़, कोल्ड कफ हो गया तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया, हेल्थ एपिडेमिक हो गया, एंड इसीलिए जो है ये हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है, इसके लिए कुछ नो, दिस इज़ नॉट देयर। हर एक टाइप का जो है काइंड ऑफ डिजीज़ या डिस्ट्रेस जो है वो एम्बिट ऑफ या फिर स्कोप ऑफ सिक्योरिटी में नहीं आता है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी बहुत ही लूज़ बन जाएगा। फिर तो कोल्ड होगा तो भैया सिक्योरिटी इशू हो गया, सिक्योरिटी के लिए कुछ कीजिए, राइट। कफ हो गया, फीवर हो गया, सिंपल, तो बोलेंगे कि भाई ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है। अगर आपको सिक्योरिटी इशू बनना है तो मिनिमम कॉमन क्राइटेरिया होता है इसका, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा डिजीज़ जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट या ग्रुप ऑफ पीपल पे बात आ चाहिए, यानी कि अगर वो थ्रेटन करने लगे, यानी कि अगर वो डिज़ीज़ आती है तो इससे पूरा जो है स्टेट ही सफ़र करेगा, पूरा स्टेट में ही बहुत ज़्यादा डेथ्स हो जाएंगी, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मालदीव्स में जो है एड्स आज भी बहुत ही सीरियस थ्रेट है उस कंट्री में, जो कि 1 in 6 अडल्ट, 6 अडल्ट में से 1 अडल्ट ऑलमोस्ट जो है उसको जो है HIV एड्स की प्रॉब्लम रहेगी। प्लस बोत्सवाना में हर 1 out of 3 है, उससे भी ज़्यादा। 1994 में टुट्सी ट्राइब थी रवांडा में जिनको थ्रेट फेस करे थे वो बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिशनल। टुट्सी ट्राइब रवांडा में वो भी, उनके ऊपर भी एक थ्रेट था, इतना बड़ा थ्रेट था कि उसकी वजह से 6 लाख पीपल जो है उनके मारे गए बाय देयर कॉम्पिटिटर राइवल हुतू ट्राइब इन अ मैटर ऑफ वीक्स। तो ये शो करता है जो नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन है सिक्योरिटी के, लाइक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन सिक्योरिटी आर वेरी अकॉर्डिंग टू द लोकल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे ये वही बताना चाहते हैं कि जो आपके नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन होते हैं सिक्योरिटी के एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज़, वो जो है ज़्यादा डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू लोकल कॉन्टेक्स्ट, डिपेंड करता है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, पार्ट 6 ऑफ द वीडियो, हम लोग 2 टॉपिक्स करने वाले हैं, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एंड इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। सो वी आर सून गोना मीट अप इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन आई थिंक आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर यू गाइस।